नमस्कार, मैं सालिम कुमार आप सभी को रेमा की क्लासेज में स्वागत करता हूँ। आज मैं क्लास 12th के बायोलॉजी का चैप्टर 4 का रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी कि जनन स्वास्थ्य के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है या इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उन सभी के बारे में मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें और देखने के बाद अपने नोटबुक में अवश्य लिखें ताकि आप लोगों को बेहतर समझ में आ सके। तो देखते हैं क्या है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी जनन स्वास्थ्य। तो जनन स्वास्थ्य क्या है? तो यहाँ लिखा हुआ है कि WHO के अनुसार जनन स्वास्थ्य जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य अर्थात शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक तथा सामाजिक स्वास्थ्य है। यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ WHO के अनुसार कहा गया है कि जनन स्वास्थ्य है जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य अर्थात शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक तथा सामाजिक स्वास्थ्य। कहने का मतलब यह है कि जनन स्वास्थ्य उसे कहा जाता है कि लोग शारीरिक तौर पर या भावनात्मक तौर पर या व्यवहारात्मक तौर पर या सामाजिक तौर पर यानी कि इस स्थितियों में क्या हो, पूर्ण रूप से क्या हो, स्वस्थ हो, उसी को क्या कहा जाता है? जनन स्वास्थ्य या रिप्रोडक्टिव हेल्थ। नेक्स्ट टॉपिक है फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन। तो फैमिली प्लानिंग क्या है या परिवार नियोजन क्या है? तो देखते हैं। जनन संबंधी सभी विषयों की जानकारी हेतु स्वस्थ समाज तैयार करने के लिए जनता को उत्साहित करना ही परिवार नियोजन कहलाता है। अगर ये पूछा जाए कि परिवार नियोजन क्या है तो परिवार नियोजन या फैमिली प्लानिंग उसको कहते हैं कि जनन संबंधी सभी विषयों की जानकारी हेतु स्वस्थ समाज तैयार करने के लिए जनता को उत्साहित करना ही परिवार नियोजन कहलाता है। भारत में सर्वप्रथम 1951 ईस्वी में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत हुई। अगर एग्जाम में यह पूछा जाता है कि भारत में सर्वप्रथम परिवार नियोजन की शुरुआत कब की गई है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1951 ईस्वी में। नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रेटजी ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी कि जनन स्वास्थ्य की कार्यनीति। यानी कि जनन स्वास्थ्य हो इसके लिए क्या नीति है या क्या कार्यनीति है या क्या स्ट्रेटजी है हम लोग यहाँ लिखे हैं। तो जनन स्वास्थ्य के संबंध में निम्नलिखित पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। वो क्या है? तो देखते फर्स्ट है जनता के बीच जनन संबंधी विषयों पर चर्चा करनी चाहिए। यानी कि लोगों के बीच क्या करना चाहिए? जनन से रिलेटेड जो भी होगा उसे क्या करना चाहिए? चर्चा करनी चाहिए। फर्स्ट है। सेकेंड है कि विद्यालयों में यौन शिक्षा की पढ़ाई को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। यौन शिक्षा कहने का मतलब कि युवा अवस्था में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए या किस स्टेज पर जाके लोगों से संबंध बनाना चाहिए और नहीं बनाना चाहिए, इसके बारे में क्या करना चाहिए? विद्यालयों में यौन शिक्षा की पढ़ाई को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है लोगों को यौन संचारित रोगों के विषय में जानकारी देना चाहिए। यानी कि यौन संचारित रोग क्या है या यह रोग कौन कौन होता है या कैसे फैलता है, इस सब के बारे में जानकारी देना चाहिए जिससे क्या हो? जनन स्वास्थ्य अच्छा हो। नेक्स्ट है युवाओं को यौन संबंध में शिक्षित करना चाहिए। नेक्स्ट है गर्भवती महिलाओं की देखभाल तथा स्तनपान के महत्व के संबंध में जानकारी देना चाहिए। नेक्स्ट है जनन स्वास्थ्य के लिए जनन संबंधी समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है मादा भ्रूण हत्या के लिए जांच पर कानूनी प्रतिबंध लगाना चाहिए। नेक्स्ट है यौन संचारित रोगों तथा एड्स के बारे में जानकारी देना चाहिए। नेक्स्ट है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन यानी कि जनसंख्या विस्फोट। तो जनसंख्या विस्फोट जो किसको कहते हैं?
जनसंख्या विस्फोट उसे कहा जाता है कि अगर देश के जनसंख्या का मृत्यु दर में कमी तथा जन्म दर में वृद्धि होती है तो इस वृद्धि को ही क्या कहा जाता है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन यानी कि जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। यानी फिर से बोलते हैं, जब किसी देश की जनसंख्या की मृत्यु दर में कमी होती है तथा जन्म दर में वृद्धि होती है तो जनसंख्या में अप्रत्याशित वृद्धि होती है, तो इस स्थिति को ही क्या कहा जाता है, जनसंख्या विस्फोट या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं। नेक्स्ट है कि अगर जनसंख्या अधिक हो तो देश में क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि जनसंख्या अधिक होने से देश में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो देश में प्रति व्यक्ति की आर्थिक आय कम हो जाएगी। सेकेंड, अन्न, आवास, कपड़े आदि की अभाव हो जाएगा। प्राकृतिक संसाधनों की कमी हो जाएगी। पूरे विश्व में अशांति का वातावरण उत्पन्न हो जाएगा। चोरी, डकैती, लूट, मार, खून खराब आदि बढ़ जाएगा। यानी कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जनसंख्या अधिक होने से देश में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जनसंख्या अधिक होने से देश में प्रति व्यक्ति की आर्थिक आय कम हो जाएगी। अन्न, आवास, कपड़े आदि का अभाव हो जाएगा। प्राकृतिक संसाधनों की कमी हो जाएगी। पूरे विश्व में अशांति का वातावरण उत्पन्न हो जाएगा। चोरी, डकैती, लूट, मार, खून खराब आदि बढ़ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है मेथड्स ऑफ कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी कि जनसंख्या वृद्धि रोकने के उपाय। तो जनसंख्या वृद्धि रोकने के कई उपाय हैं, जिसमें से फर्स्ट है नेचुरल मेथड्स यानी प्राकृतिक विधि। सेकेंड है हार्मोनल विधि। थर्ड है यांत्रिक विधि। फोर्थ है रासायनिक विधि और फिफ्थ है सर्जिकल विधि। तो नेचुरल मेथड्स यानी प्राकृतिक विधि क्या है कि जब व्यक्ति शारीरिक संबंध बनाता है तो वह अपना वीर्य क्या हो बाहर ही क्या करे, स्खलित कर दे, तो उस विधि को क्या कहा जाता है, नेचुरल मेथड्स यानी कि प्राकृतिक विधि। सेकेंड है हार्मोनल मेथड यानी कि हार्मोनल विधि। हार्मोनल विधि उसको कहते हैं कि यहाँ पर लोग क्या करेंगे, कोई केमिकल होगा तो जनन से रिलेटेड अंग के यहाँ पर कोई केमिकल रसायन रख दे जिससे वीर्य क्या हो, स्पर्म क्या हो, नष्ट हो जाए। थर्ड है मैकेनिकल मेथड यानी कि अगर कोई व्यक्ति संबंध बनाता है तो उसमें या तो उसे क्या करना चाहिए, कंडोम का इस्तेमाल करना चाहिए या प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना चाहिए, या मैकेनिकल विधि में होता है। केमिकल मेथड्स में वही जनन अंगों में क्या कोई रसायन क्या कर जाता है, उसमें इंजेस्ट कर दिया जाता है ताकि उसमें जो स्पर्म होगा वो नष्ट हो जाए। सर्जिकल विधि में क्या होता है कि लोग अपना ऑपरेशन करा लेते हैं, नसबंदी करा लेते हैं, तो नसबंदी कराने से भी लोग क्या हो, जनन पॉपुलेशन नहीं बढ़ता है। नेक्स्ट टॉपिक है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज यानी कि यौन संचारित रोग। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज यौन संचारित रोग किसे कहा जाता है, तो वैसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में मैथुन द्वारा संचारित होते हैं उसे यौन संचारित रोग कहते हैं। यानी कि अगर पूछा जाए कि यौन संचारित रोग क्या है, तो वैसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति मैथुन द्वारा संचारित होते हैं उसे हम यौन संचारित रोग या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन है, तो एड्स है, सिफिलिस है, etc. और भी होता है। टाइप्स ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज यानी यौन संचारित रोगों के प्रकार। तो यौन संचारित रोगों के प्रकार जिसमें फर्स्ट है एड्स। तो एड्स कैसे होता है, तो HIV वायरस के द्वारा फैलता है। एड्स फैलने का कारण ये है कि ये भी क्या होता है, बहुत सारे होता है, किसी संक्रमित ब्लड से भी होता है या संक्रमित व्यक्ति के उपयोग से, जैसे दाढ़ी बनाने के लिए रेजर होता है, अगर ब्लड कट जाता है तो उसी रेजर से किसी और को भी अगर बनाया जाए, अगर उसका भी ब्लड उसके ब्लड से मिल जाएगा तो HIV वायरस उसके शरीर में भी प्रवेश कर जाएगा, जिससे व्यक्ति क्या होगा, HIV से ग्रसित हो जाएगा यानी एड्स से ग्रसित हो जाएगा। तो एड्स किस वायरस के द्वारा होता है, तो HIV वायरस के द्वारा। नेक्स्ट है सिफिलिस। सिफिलिस भी क्या है, यौन संचारित रोग है।
यह रोग बैक्टीरिया ट्रेपोनेमा पैलिडम के द्वारा होता है, जिसमें बाह्य जननांगों की त्वचाएं फुंसी निकल जाती है। यानी कि यह सिफिलिस जो यौन संचारित रोग है यह बैक्टीरिया ट्रेपोनेमा पैलिडम के द्वारा होता है। और इस रोग में क्या होता है, जननांगों की त्वचाएं फुंसी निकल जाती है, इसी को क्या कहा जाता है, सिफिलिस कहा जाता है। नेक्स्ट है डायग्नोसिस ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी यौन संचारित रोगों की जांच। तो यौन संचारित रोगों की जांच के लिए क्या करना चाहिए, फर्स्ट है संवर्ग द्वारा माइक्रोस्कोप में विशेष रंजक, सेकेंड है डीएनए संकरण, थर्ड है पॉलीमरेज चेन प्रतिक्रिया, फोर है एलिसा टेस्ट। जैसे एड्स जो है यौन संचारित रोग है, तो कैसे पता चलता है कि इसको एड्स है, तो उसमें यह जांच किया जाता है, एलिसा टेस्ट किया जाता है, जिससे व्यक्ति को पता चल जाता है, डॉक्टर को पता चल जाता है कि यह व्यक्ति HIV से ग्रसित है या एड्स से ग्रसित है। वह एलिसा टेस्ट के माध्यम से पता चल जाता है। तो कभी कभी एग्जाम में ये पूछ दिया जाता है कि एलिसा टेस्ट किसके लिए किया जाता है, तो HIV यानी एड्स के जांच के लिए किया जाता है। तो अगर क्वेश्चन रहे कि यौन संचारित रोगों की जांच किस प्रकार किया जाता है, तो फर्स्ट है संवर्ग द्वारा माइक्रोस्कोप में विशेष रंजक, सेकेंड है डीएनए संकरण, थर्ड है पॉलीमरेज चेन प्रतिक्रिया, फोर्थ है एलिसा टेस्ट। नेक्स्ट है मेथड ऑफ प्रिवेंशन फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी यौन संचारित रोगों से बचाव के क्या क्या उपाय है। तो यौन संचारित रोगों से बचाव के उपाय इस प्रकार, फर्स्ट है किसी अनजान व्यक्ति से यौन संबंध न स्थापित करें, यानी कि शारीरिक संबंध न बनाए। सेकेंड है बहुत से व्यक्तियों से यौन संबंध न रखे। थर्ड है मैथुन के समय सदैव कंडोम का इस्तेमाल करें। फोर्थ है यदि शंका हो तो तुरंत ही प्रारंभिक जांच के लिए चिकित्सक से मिले, यदि रोग का पता चले तो तुरंत इलाज कराएं। यानी यौन संचारित रोगों से बचाव के उपाय में ये 4 उपाय याद रखें। एग्जाम में पूछा भी जाता है कि यौन संचारित रोग क्या है, यौन संचारित रोगों से बचने के क्या उपाय हैं, तो ये 4 उपाय हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। नेक्स्ट है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी सगर्भता का चिकित्सीय समापन। तो चिकित्सीय यानी कि सगर्भता का चिकित्सीय समापन किसे कहते हैं, हम लोग जानते हैं कि गर्भावस्था 9 मंथ का यानी कि 9 महीने का होता है। अगर 9 महीने के अंदर ही अगर उसमें क्या किया जाता है, माँ के गर्भ से ऑपरेशन करके निकाल दिया जाता है, तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है, सगर्भता का चिकित्सीय समापन। जैसे गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले गर्भ के समापन को सगर्भता चिकित्सीय समापन या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहलाता है। फिर से बोल रहा हूँ कि अगर गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले ही गर्भ को निकाल दिया जाता है, तो हम लोग इस स्थिति को क्या कहते हैं, सगर्भता का चिकित्सीय समापन। नेक्स्ट है एमनियोसेंटेसिस, यानी कि उल्ब वेधन। एमनियोसेंटेसिस क्या है, तो एमनियोसेंटेसिस एक चिकित्सा प्रक्रिया जिसका उपयोग गर्भ या भ्रूण का स्वास्थ्य लिंग निर्धारण के जांच में किया जाता है। कभी कभी क्या किया जाता है कि लोग अपना गर्भ में पल रहा बच्चे के बारे में जानना चाहते हैं कि बेटा है या बेटी है, या उसमें कोई जनरेशन टू जनरेशन होने वाला कोई बीमारी है या नहीं है, तो इस सब के पता लगाने के लिए एक जांच किया जाता है, और उस जांच का क्या नाम है, एमनियोसेंटेसिस, यानी कि उल्ब वेधन। तो अगर ये पूछा जाए कि एमनियोसेंटेसिस क्या है, तो एमनियोसेंटेसिस एक चिकित्सा प्रक्रिया है जिसका उपयोग गर्भ या भ्रूण का स्वास्थ्य लिंग निर्धारण के जांच में किया जाता है। तो एमनियोसेंटेसिस में क्या किया जाता है, माँ के गर्भाशय में से एक सुई के माध्यम से एमनियोटिक द्रव होता है, उसे निकाल कर क्या किया जाता है, जांच किया जाता है, जिससे पता चलता है कि इसमें कोई बीमारी है या नहीं है, या बेटा है या बेटी है, या डॉटर है या सॉन है, इस सब के बारे में उसको पता चलता है। तो यह कौन सी विधि के द्वारा होता है, तो एमनियोसेंटेसिस विधि के द्वारा होता है। नेक्स्ट है इनफर्टिलिटी, यानी बंध्यता। इनफर्टिलिटी किसको कहते हैं कि जब दंपति संतान पैदा करने में समर्थ होते हैं, तो इस स्थिति को बंध्यता कहते हैं। यानी कि जब दंपति संतान
पैदा करने में क्या सक्षम नहीं होता है, तो उसी स्थिति को इनफर्टिलिटी या बाध्यता है। तो ऐसे व्यक्ति को बच्चा पैदा करने के लिए क्या किया जाता है, प्रयोगशाला में क्या किया जाता है, ओवम को और स्पर्म को मिला के और जायगोट को निर्माण करा के माँ के गर्भ में क्या किया जाता है कि माँ के गर्भ से लेके फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित किया जाता है। तो इस तरह क्या करता है, बच्चे को जन्म देते हैं। तो टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, परखनली शिशु किया है, यानी कि बच्चा पैदा करने हेतु भ्रूण स्थानांतरण एक आधुनिक तकनीक है जिससे उत्पन्न बच्चे को परखनली शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। अभी मैंने जस्ट बताया है कि माँ का ओवम और पिता का क्या स्पर्म लेकर प्रयोगशाला में मिलाया जाता है और मिलाकर जायगोट यानी कि युग्मनज बनाया जाता है, और इसी जायगोट को या युग्मनज को क्या किया जाता है, माँ के गर्भाशय यानी कि फैलोपियन नलिका में प्रवेश कराया जाता है। तो इस तरह से जो बच्चा जन्म लेता है, इसी बच्चे को क्या कहा जाता है, परखनली शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये क्लास 12 का रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर 4 के बारे में था। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से ही डाल दूँगा, तो उस क्वेश्चन को भी आप लोग बना लेंगे। धन्यवाद।